तो डियर स्टूडेंट्स, तो आज वो क्षण आ गया जब हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं। इससे पिछले वाले टॉपिक में लेक्चर में मैंने आपको बताया था न्यूटन फर्स्ट लॉ। वो क्या कहता है कि कोई भी पार्टिकल या तो रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा। और ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म मोशन तभी होता है जब वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा या रेस्ट पे रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लग जाती। और मैंने कहा था कि इसके बाद हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। और वो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज बेसिकली माई लोगो, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो मैंने यहाँ पर ये एफ इज इक्वल टू एम ए लिखा है, कुछ बहुत सारी कहानी भी लिखी है जिसको मैं अभी समझा दूंगा आपको। तो टॉपिक हम लोग जो पढ़ रहे हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और अगर मैं आपको रिमाइंड कराऊं तो मैंने आपसे कहा था कि ये फिजिक्स का मूल मंत्र है। तो मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करूंगा कि ये फिजिक्स का मूल मंत्र क्यों है। फिजिक्स का मूल मंत्र ये इसलिए है क्योंकि किसी भी फोर्स से ही हमारा मोशन प्रोड्यूस होता है। जब तक फोर्स नहीं लगेगी तब तक मोशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो सर इसाक न्यूटन ने फाइंड आउट किया है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर या पार्टिकल पर जब फोर्स लगाते हैं तो उसका मोशन किस हिसाब से क्रिएट होगा, उसमें क्या मैथमेटिकल रूल होगा, क्या क्वांटिटीज डेवलप होंगी, कैसे होंगी। उसी का जो शॉर्ट फॉर्म है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहता हूं तो वो हो जाता है एफ इज इक्वल टू एम ए। थोड़े सा हायर स्टडीज पे हम जब बात करेंगे तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें और जोड़नी पड़ेंगी, समझानी पड़ेंगी, तो हम समझ लेंगे। मगर बेसिकली इसका मंत्र यही है। इसी में थोड़ा सा हम और कुछ जोड़ेंगे तो एग्जैक्ट बन जाएगा। बट एफ इज इक्वल टू एम में समझने के लिए सफिशियंट है ताकि अभी हमको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अच्छा, अब ये जो एफ इज इक्वल टू एम में है, इसमें हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है कोई भी जिसका मास एम है, उसके ऊपर एक फोर्स एफ लग रही है। तो सिंबल्स हैं, मतलब जैसे एफ कैन बी फॉर एग्जांपल 20 उसकी यूनिट्स होती है न्यूटन, सो 20 न्यूटन। मास कैन बी 1 kg, 2 kg, एनीथिंग। तो ये इस पार्टिकल पर जब फोर्स लगती है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, तो न्यूटन कहते हैं कि उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। और आपको इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फोर्स से मोशन शुरू होता है। जब मोशन शुरू होता है किसी पार्टिकल का, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। कैसे चेंज हुई कि वेलोसिटी 0 थी, उसके बाद कुछ वेलोसिटी आई उसमें 5, 10, 15 कुछ टाइम में। और मैंने आपको बताया था एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी है तो उस वेलोसिटी के चेंज होने की एक दर भी है, यानी एक्सीलरेशन है। तो न्यूटन कहते हैं कि सबसे पहले फोर्स लगते ही क्या होता है, उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। और किस हिसाब से होता है? तो कहते हैं कि एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ पार्टिकल ऑफ मास एम। एक्सीलरेशन जो उत्पन्न होगा एक पार्टिकल ऑफ मास एम में जब एक फोर्स एफ लगती है उसके ऊपर, एफ। फिर से मैं रिमाइंड करा दूं, एफ और एम सिंबल है, उसमें कंफ्यूज मत होइए। एम कैन बी 1 kg, 2 kg, 10 kg। एफ कैन बी 10 न्यूटन, 15 न्यूटन। यूनिट ही उसकी न्यूटन बन गई इन दी ऑनर ऑफ साइंटिस्ट फोर्स की। तो जब ये फोर्स एफ लगेगी किसी पार्टिकल पे जिसका मास एम है, तो उसका जो एक्सीलरेशन होगा वो कितना होगा? दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फोर्स डिवाइडेड बाय इट्स मास। तो ऑफ कोर्स एक मैथमेटिकल चीज है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। इसी का जो स्टेटमेंट लैंग्वेज में है वो ये लिखा है हमने। तो ये आपके बोर्ड पे लिखा है, मैंने आपको बता भी दिया है। यहाँ पे दो बातें बहुत स्पष्ट हैं। एक तो एक्सीलरेशन सीधा सीधा फोर्स पे डिपेंडेंट है। ये सिंबल प्रोपोर्शनैलिटी का होता है, मतलब जितनी ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा एक्सीलरेशन। वो आप समझ सकते हैं, किसी चीज को जोर का धक्का लगाएंगे तो वो उसकी स्पीड जल्दी से ज्यादा बदलेगी, किसी को हल्का धक्का लगाएंगे तो स्पीड बदलेगी, धीरे धीरे बदलेगी थोड़ी। तो इसका मतलब एक्सीलरेशन है जो कितना तेजी से वेलोसिटी बदलती है। तो एक तो फोर्स पे सीधा सीधा डिपेंड करता है और मास पे उल्टा डिपेंड करता है, 1/m। मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतना कम एक्सीलरेशन होगा। आप एक 50 किलो के व्यक्ति को धक्का देंगे और एक छोटे से बच्चे को धक्का देंगे तो बच्चा दूर जाके गिरेगा, वो आदमी हल्का सा हिलेगा। इसका मतलब एक्सीलरेशन किस में ज्यादा होगा? जो कम मास का है, जो बच्चा है, उसमें गति जल्दी से ज्यादा आ जाएगी। तो एक्सीलरेशन फोर्स पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, मास पे इनवर्सली डिपेंडेंट बोलते हैं मैथ्स में। इन दोनों को जोड़ के ये बना। और इसी का जो कथन है, जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे एफ को, क्योंकि एक्सीलरेशन इज फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो आप सोचिए, जैसे फोर्स कितना है? 10 है, ये मास 2 है सपोज, तो 10/2 इज 5। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। सीधा डिवीजन और प्रोडक्शन का रूल है कि अगर 10/2 इज 5, सो 5 इंटू 2 इज 10। इसका मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू
एक्सीलरेशन। तो यही फंडामेंटल इक्वेशन है जो हमारे इस बात से आई है कि एक्सीलरेशन इज फोर्स बाय मास, और वही मैथमेटिकल स्टेटमेंट मैंने सबसे पहले आपके बोर्ड पर लिख दिया था। अब मैं ये कनेक्ट करूंगा कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ था वो कहता था कि कोई भी ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में रहेगा या फिर जो उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि 5 मीटर पर सेकेंड है तो 5 मीटर पर सेकेंड ही रहनी चाहिए उसी स्ट्रेट लाइन में। वो तब तक नहीं बदल सकती जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगती। मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है रेस्ट में रहने की या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चलने की, वो तब तक नहीं बदल सकती है जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगती। इसको हम यहाँ से कैसे समझेंगे? तो ऐसे समझेंगे कि अगर आप यहाँ पे F 0 कर देंगे तो ऑब्वियसली एक्सीलरेशन भी 0 हो जाएगा। अगर F को 0 कर दो तो एक्सीलरेशन इज 0। एक्सीलरेशन 0 का मतलब क्या होता है कि एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो एक्सीलरेशन 0 है तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी 0 है, क्योंकि एक्सीलरेशन आता कहां से? चेंज इन वेलोसिटी से। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सीलरेशन 0 होगा। अब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, दो तरीके से हो सकती है कि अगर 0 है तो 0 ही रहेगी, कोई चीज 0 वेलोसिटी पे है मतलब रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, या उसकी वेलोसिटी अगर 5 है तो 5 ही रहेगी, तब भी एक्सीलरेशन 0 रहेगा। तो अगर फोर्स 0 है मतलब एक्सीलरेशन 0 है। एक्सीलरेशन 0 है इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, यही आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का वो है स्टेटमेंट की एवरी पार्टिकल कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। रेस्ट पे ही रहेगा अगर रेस्ट पे रखा हुआ है, मतलब रेस्ट की स्टेट बदलेगी नहीं। या यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी v से चल रहा है तो उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। तो अगर फोर्स यहाँ पे 0 है, एक्सीलरेशन 0 है, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान रखिएगा, एक्सीलरेशन इज रिलेटेड टू द चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सीलरेशन 0 है तो मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। 5 है तो 5 रहेगी, 0 है रेस्ट पे तो 0 ही रहेगा। इसीलिए हमारा सेकेंड लॉ का ही एक आउटकम हो जाता है फर्स्ट लॉ पर, क्योंकि न्यूटन साहब ने उसको एक अलग से लॉ बोला तो आज हम उसको एक अलग से लॉ बोलते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं कि जो पहला लॉ है वो दूसरे में सिमट आता है। अगर आपको दूसरा पता है तो पहला तो आप अपने आप बता दोगे कि अगर फोर्स 0 है एक्सीलरेशन भी 0 होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो इसको सम अप करते हुए एक बहुत छोटा सा प्रिंसिपल निकल के आता है कि जो एक्सीलरेशन होता है प्रोड्यूस किसी भी पार्टिकल पे जिस पे हम फोर्स F लगा रहे हैं, वो कुछ नहीं होता, वो होता है उस फोर्स को आप उसके मास से डिवाइड कर दो। तो जितना मास ज्यादा उतना कम एक्सीलरेशन, ना कम एक्सीलरेशन, जितना ज्यादा फोर्स जितना ज्यादा उतना ज्यादा एक्सीलरेशन। ये छोटा सा जो प्रिंसिपल है एक बिल्डिंग ब्लॉक है। तो हम आगे जो भी मोशन पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन उसमें एक्सीलरेट हो रहा है, और फिर सर्कुलर मोशन या पेंडुलम का मोशन या प्रोजेक्टाइल, जिसको कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे आपको, प्रोजेक्टाइल, पैराबोलिक मोशन, उसमें कुछ भी आप बात करें बट बेसिक प्रिंसिपल यही सब जगह लगेगा। इसके रूप आकार बदलेंगे क्योंकि फोर्स कैसे लग रही है, कितनी लग रही है फोर्स, उनका रिजल्ट क्या आता है, वो फोर्स फिक्स है कि बदलती जा रही है, उसके आधार पर ही इसके एप्लीकेशंस बदलेंगे। बट ये बेसिकली न्यूटन सेकेंड लॉ यही रहेगा अभी भी, और आगे भी आपके जो सारे के सारे कोर्सेज आएंगे। तो आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये टॉपिक, इसको मैं यहीं एंड करता हूँ। इसके एडवांस वर्जन हम जब एडवांस सीरीज बनाऊंगा मैं इन लेक्चर्स की, और जब उसमें मैथमेटिकल न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा तो आपको और डीप में ये समझ में आएगा। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर एंड कीप वॉचिंग दीज लेक्चर्स।